एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? Components of AD. So there are four component of AD: C plus I plus G plus NX. But in closed economy or in two sector model, AD has a two component C and I. और उसमें भी हमने एक assumption ली है कि I remains constant at all level of output. आज का हमारा मेन कंसेप्ट है बेटा AS, एग्रीगेट सप्लाई। AS means एग्रीगेट सप्लाई। एक बार डेफिनेशन लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, देन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखो। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing, that all the producers are willing, all the producers are willing, all the producers are willing to supply in an economy, to supply in an economy, to supply in an economy in a given period of time, to supply in an economy, to supply in an economy in a given period of time, to supply in an economy in a given period of time. तो जैसे बेटा हमने एग्रीगेट डिमांड में देखा था, एग्रीगेट डिमांड में हमने कहा था गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी आर रेडी टू बाय। तो वहां हमने बात की थी परचेज की, यहां बात करेंगे गुड्स को सोल्ड करने की। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर ईयर में, उसमें से जितने गुड्स वो मार्केट में सोल्ड कर देते हैं, ऑब्वियसली वो सब कुछ सोल्ड करने के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं। जो बच जाते हैं उसको हम स्टॉक में डाल देते हैं, लेकिन अवेलेबल फॉर सेल कितने होते हैं? सारे गुड्स इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस हुए, उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हो बेटा टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होता है वो सप्लाई भी किया जाएगा। क्लियर है? एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट को ब्रीफ में समझने के लिए हमें एक सिंपल सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वे y इज इक्वल टू इनकम। y जो है वो कंट्री की नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। c का मीनिंग होता है बेटा कंजम्पशन, एंड s इज सेविंग। s का मतलब है सेविंग करना। तो इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। क्या बेटा ये सिचुएशन सही है? क्या इनकम, कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी इनकम 60,000 रुपीज है, ये आपकी इनकम हो गई y, इसमें से आप 50,000 स्पेंड कर देते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो बेटा आपकी सेविंग कितनी आएगी? यस, 10,000। इसका मतलब इनकम हमेशा किसके इक्वल होती है बेटा? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। ये इक्वेशन क्लियर है बेटा? चैट बॉक्स में बताएंगे यस और नो। क्लियर एवरीवन? सिचुएशन क्लियर है कि हाउ y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम हमेशा कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होगी। आपको कैसे? फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट होती है आफ्टर सेविंग। जब आप सेविंग कर लेते हो, सेविंग करने के बाद जब बैंक्स में आप अपनी मनी सेव करते हो, बैंक उसको आगे फर्म को देता है, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने एक फर्स्ट इक्वेशन बना दी। इक्वेशन क्या है? इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एस। ये सब हम क्यों समझ रहे हैं? ताकि हमें ये पता चले एएस के कंपोनेंट्स क्या हैं। यस बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन में बता रहा हूं आपको, एएस इज इक्वल टू वाई। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम हमेशा इक्वल होते हैं। एनीवन जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके? यस बेटा, हाउ नेशनल इनकम इज इक्वल टू, हाउ नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यस बेटा बताओ। अंकुर एंड दिया। ठीक है अंकुर तू बता पहले। सर मतलब जितनी हमारी इनकम होगी उतनी हम मतलब खरीदेंगे और फिर उतनी सप्लाई होगी। ठीक है, मतलब तू, चलो मैं आगे किसी और से पूछता हूँ पहले। यस बेटा नेक्स्ट। सर जो प्रोडक्शन हुई कंट्री में और वो प्रोडक्शन फैक्टर्स और प्रोडक्शन ने की, फिर उसको रिटर्न में जो फैक्टर पेमेंट मिली उससे उन्होंने आगे एक्सपेंडिचर किया, इसलिए जो उन्होंने खरीदा वही नेशनल इनकम। मतलब आपको ये समझ आ गया ये टू सेक्टर मॉडल से रिलेटेड है। दिया अंकुर यही है ना बेटा?
अब इसको मैं और सिंपल वे में आपको बता देता हूं। टू सेक्टर मॉडल में दो सेक्टर है आपके पास, फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड इज फर्म। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है बेटा फर्म सेक्टर। ठीक है, यही होता है। हाउस होल्ड सेक्टर सबसे पहले क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज होती है, नेम बताओ। यस, क्या हो गया, किसी बच्चे को नहीं पता फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं? वेरी गुड बेटा, बोर्ड के पेपर आने वाले, फैक्टर सर्विसेज नहीं पता? सर लैंड लेबर कैपिटल। बता क्यों नहीं रही होती है, क्या हो गया? एक आपने तो बोलना होता है क्लास के अंदर, और एक बच्चा और, एक दो बच्चे और बोल लेंगे, बाकी उन्हें तो सिर्फ सुनना है। बोर्ड में भी उन्होंने सिर्फ देखना है कि पेपर आया, आंसर थोड़ी लिखने हैं उन्होंने। चलो बेटा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, एंड फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर देती हैं फैक्टर पेमेंट्स। दिया बता दे बेटा, फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन सी हैं? प्रॉफिट, ठीक है, रेंट, ठीक है, वेजेस। सबसे एक एक करके दिया, एक एक करके। लैंड को क्या देंगे? रेंट। लेबर को? लेबर को क्या मिलेगा दिया? सर वेजेस। वेजेस। कैपिटल पे? इंटरेस्ट। ट्रस्ट। एंड लास्ट एंटरप्रेन्योर? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को फैक्टर दी, और इन फैक्टर सर्विसेज से फर्म ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। यस और नो? यस सर। ठीक है, हाउस होल्ड ने फर्म को, एक काम करो दिया, आप ना मेरे से बेटा एक अलग से आईडी ले लिया करो, आपको अलग ही पढ़ा देता हूँ। एक अंश आ जाएगा, एक आप आ जाना, एक अमन को ले लेंगे, अक्षित आ जाएगा, बस। बाकी बच्चों ने तो आंसर देना ही नहीं है वैसे भी। बेटा किसी को नहीं पता ये हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करती है, या सिर्फ ओपन करके छोड़ देते हो बस? सान्या नारंग, सौम्या जैन, जब मन करता है बेटा आप क्लास में आ जाते हो। युक्ति बिल्कुल आंसर देने बंद कर दिए हैं। राशि चौहान, राशि आप भी आंसर मत दो बेटा, क्लास ही अटेंड करने की जरूरत नहीं है। हर्ष प्रभाकर वेलकम बेटा। ध्रुव राजपूत थोड़ा सा ट्राई कर रहा है बस। अनुष्का कोई आंसर नहीं है बेटा आपकी तरफ से। अंकुर बीच बीच में कभी कभी। अमन शर्मा ने स्टार्ट किए थे आंसर देने, फिर बंद कर दिए। अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता तो समझोगे कैसे? मेरा तो बस सिंपल, फिर अगर आप ये कहोगे सर आप अपना काम करते जाओ, कोर्स खत्म कराओ, बाकी हमारे हाथ में, हम अपने आप करेंगे, तो वैसे कर लेते हैं बेटा। हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म को दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, फॉर्म देती है बेटा फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, फॉर्म ने बेटा गुड्स एंड सर्विसेज बनाए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और ये गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म क्या करेगी? मार्केट में सोल्ड कर देगी, और इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। डेफिनेशन देख लो एग्रीगेट सप्लाई की, यही है। Aggregate supply refers to money value of final goods and services that all the producers are willing to supply. और जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए फर्म सोल्ड करने के लिए रेडी है, इसलिए इसको एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। अब है हम टू सेक्टर मॉडल पे, ये टू सेक्टर मॉडल है, और इस टू सेक्टर मॉडल में फॉरेन कंपनीज का कोई रोल नहीं है, फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम ही नेशनल इनकम होगी, क्योंकि बाहर की हम किसी इनकम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब देखो, फर्म जो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हाउस होल्ड को इनकम क्रिएट करती है, मतलब इनकम जनरेट हुई, फर्म ने इनकम जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी हाउस होल्ड को। इसी को बेटा कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं इन टू सेक्टर मॉडल। अगर ये फोर सेक्टर होता तो इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते। आपको याद होगा इनकम मेथड में फॉर्मूला लगाते हैं NDP@FC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI, वो यही होते हैं। ठीक है, वो यही चीजें होती है। उसमें हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, लेकिन टू सेक्टर मॉडल में डोमेस्टिक और नेशनल दोनों सेम है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल होगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दिया क्लियर है बेटा? यस सर। अंश तुझे क्लियर है? चैट बॉक्स क्लियर है सर। ठीक है, तू चैट बॉक्स में लिख दे, कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाकी उन्हें तो देना ही नहीं है आंसर, नलायक अभी भी नहीं दे रहे। सर मुझे भी क्लियर है सर अगर अनम्यूट नहीं कर सकते चैट बॉक्स में तो यस और नो लिख दिया करो, पता तो चले सुन रहे हो। इतना इजी चैप्टर नहीं है, लास्ट में कुछ समझ नहीं आएगा अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो। ठीक है, सौम्या ने भेजा और 4 बच्चों ने, मतलब अभी भी 7-8 स्टूडेंट्स ने यस और क्लियर लिखा है, और किसी ने नहीं। चैट बॉक्स में सौम्या एंड अंश, बाकी 3-4 बच्चों ने अनम्यूट कर लिया, बाकी क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे।
थैंक यू सान्या बेटा, आपने भेजा। नेहा, थैंक यू सो सर मच। मैंने अनम्यूट करके भी बोला था। अच्छा ठीक है। निशी, रुपिन अब आने शुरू हुए हैं बेटा। यस सान्या बेटा, आप थोड़ा पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाओ अपना, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आप क्लास में। ओके युक्ति क्या सर। हो गया बेटा? युक्ति यस सर। क्या हो गया? आप क्लासेस में पहले तो इतने आंसर देते थे, अब क्या हो गया? नहीं सर। नहीं सर, क्या पढ़ नहीं रहे हो? नहीं सर, मतलब पढ़ रही हूँ, मतलब आप अमन शर्मा यस सर। क्या हो गया? तुझे क्या हो गया बेटा? तू भी बीच में सही हो गया था, आंसर तो तू भी दे रहा था। नहीं सर, दूंगा, आप पढ़ाओ, अब दूंगा मैं। अब मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, और क्या करना है मेरे? नहीं दूंगा सर मैं। चलो ठीक है, आ जाओ बेटा आगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बना दी। अब मैं कंपेयर करता हूँ बेटा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। अब मुझे बताओ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके चैट बॉक्स में बताओ एएस के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे। एएस इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो एएस के दो कंपोनेंट्स क्या होंगे? सी प्लस एस। मतलब ये पूरी स्टोरी हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी थी ताकि हमें ये पता चल जाए एएस के दो कंपोनेंट क्या हैं, सी और एस। मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था बेटा एडी के दो कंपोनेंट और आई, इसके और एस, लेकिन मैंने पूरा लॉजिक आपको बता दिया कि एएस के दो कंपोनेंट सी और एस कैसे हैं। क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस Yes, यस sir. सर। यस चलो सर। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, छोटी सी लिखो, जल्दी से लिखेंगे बेटा। हेडिंग डालो पहले एक, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। Components of aggregate supply. Aggregate supply has two components. Aggregate supply has two components. Aggregate supply has two components. Consumption and aggregate supply has two components, consumption and saving. That is AS is equal to C plus S. That is AS is equal to C plus S. That is AS is equal to C plus S. अब देखते हैं बेटा, एग्रीगेट सप्लाई के हमें कंपोनेंट्स पता चल गए, डेफिनेशन पता चल गई। अब देखते हैं इसको टेबुलर और फिगर के फॉर्म में। टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई थी एडी में, पूरे चैप्टर में वही टेबल चलनी है बेटा। बताओ इनकम कहां से स्टार्ट करेंगे? सर 0 से। जीरो से स्टार्ट करके कहां तक ले जाएंगे? 600 तक लिखेंगे, ये आपका इनकम हो। देन आ जाओ बेटा कंजम्पशन पे, जीरो लेवल पे कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? 40। देन इसको 80 से इंक्रीज कर देना, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। क्लियर है बेटा? यही था कंजम्पशन। यस Yes, सर। sir. इनकम आपके पास है, कंजम्पशन आपके पास है, सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी बेटा। इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। यस और नो? यस Yes, sir. तो 0 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 20, 0, 20, 40, 60 एंड 80। ये जो पार्ट आप देख रहे हो बेटा, ये डिस सेविंग का पार्ट है। डिस सेविंग मतलब अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए हमारे पास इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, तो हम प्रीवियस सेविंग यूज कर रहे हैं या करंट बोरोइंग्स कर रहे हैं। अब एएस के दो कंपोनेंट है, सी प्लस एस। करते हैं बेटा प्लस 40 प्लस माइनस 40, तो माइनस का आंसर आ जाएगा 0। देन 100, देन 200 प्लस 0, 200, 280 प्लस 20, 300, 400, 500, 600। चेक करो क्या इनकम और एएस इक्वल आ गए हैं? आ गया Yes, सर। sir. हर लेवल पे इक्वल नजर आएंगे आपको। 0 to 600 इनकम थी, 0 to 600 एएस हो गया, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट सेम है। क्लियर? फिगर Yes, देखो, sir. बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है एएस की। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 तीनों में यूज होगी फिगर। यहां आप लिख देना बेटा वाई, दैट इज इनकम। यहां लिखेंगे कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व। कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व,
दैट इज एएस कर्व। इसको एएस कर्व भी बोल सकते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व इज एएस कर्व। मैं एक फिगर बनाऊंगा, उसका मीनिंग आप बताओगे। ये 0 to 600 यहां लिख देंगे, 0 to 600 यहां पे लिख देंगे। एएस कब ओरिजिन से स्टार्ट होगा? देखो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एएस भी जीरो है। ये एएस इज इक्वल टू वाई, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्यों? एएस कब हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये 45 डिग्री का एंगल क्यों बनाता है बेटा? एनीवन सोचो थोड़ा सा और आंसर दो। तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसका रीजन क्या है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो गया, 45 डिग्री का एंगल क्यों बना रहे हैं? ठीक है, जो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट्स पे है वही वाई पे है, तो इसलिए हमेशा ये इक्वल है दोनों पॉइंट्स। एक सिंपल सा मैथमेटिकल पॉइंट समझते हैं। मैथ्स में ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास, इनका पूरा कितनी डिग्री का ये बेटा माना जाता है पूरा क्वाड्रेंट? 360 डिग्री का ये क्वाड्रेंट है पूरा आपका। और इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ सिंगल क्वाड्रेंट यूज करते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये प्लस प्लस वाला होता है ना आपका, यही पढ़ा ना मैथ्स में? यस सर। तो यही इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब ये बताओ, ये पूरा एंगल कितने का है? 90। पूरा 360 है, तो ये 90 का बचा बस, क्योंकि हम 1/4 पार्ट ले रहे हैं। 90 डिग्री का। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे जो वैल्यूज हैं इक्वल हैं, इसका मतलब ये लाइन इन दोनों को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, 45 एंड 45। इसीलिए ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसकी सिग्निफिकेंस भी है, वो नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा, क्लियर है यहां तक पूरा? नो सर। क्लियर है। क्लियर है ना? चलो बनाओ जल्दी से, टेबल बना लो और फिगर बना लो। टेबल एंड फिगर ड्रॉ करो। डन बेटा, करें नेक्स्ट? सर वेट। ओके कर लो। डन सर। डन। बेटा ये चेकलिस्ट के मैसेज भी आ रहे हैं तुम्हारे ग्रुप में, इसको आज कर लेना फिर एलओसी को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। ये समझ बता सर, ये 45 डिग्री का क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना? न्यूमेरिकल्स हैं, इसके भी करेंगे। ओके सर। ठीक है, ऑन एंड अराउंड 150 के आसपास न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में भी। सर हाँ जी सर, ये जो आपने सी के नीचे फिगर्स लिए हैं, ये किस रेट से इंक्रीज हो रही हैं? दोबारा बोलो। जो आपने सी के नीचे फिगर्स ली हैं, ये किस रेट से इंक्रीज हो रही हैं? ये 80 से करिए इंक्रीज, ये वैल्यूज ना। यस सर। 80 से किए। ओके सर। आप किसी से भी कर सकते हो, मतलब इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है ना, तो कंजम्पशन को 100 से बस कम से इंक्रीज किसी से भी कर लो, 60 से करो, 70 से करो, जिससे मर्जी करो, आपकी मर्जी है। ओके सर। जरूरी नहीं 80 से ही करना है। लेकिन होता क्या है, इस पूरी यूनिट में टेबल एक ही बनती है, तो बच्चे को यही याद हो जाती है, बच्चा यही बना देता है सीधा। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं। एएस हमने समझ लिया, एडी समझ लिया, पूरा मीनिंग क्लियर हो गया विद फिगर। नेक्स्ट सेटिंग डाल दो बेटा, कंजम्पशन फंक्शन। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा।
इस टॉपिक को करने के बाद 3 टॉपिक आपके हो जाएंगे, एडी, एएस और कंजम्पशन फंक्शन। ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, आज हाफ ही करेंगे, ठीक है। और इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कंजम्पशन फंक्शन, इसमें एक टॉपिक आपको और पढ़ना है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मे बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, एपीसी और मार्जिनल। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। होते क्या है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रोपेंसिटी क्या होती है इसे भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या है। यस बेटा, कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ, कंजम्पशन किसका फंक्शन होगा आपके हिसाब से? हाउसहोल्ड नहीं, कंजम्पशन कब करोगे? जब आपके पास क्या होगी? इनकम होगी। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यही इसकी डेफिनेशन, यही इसकी डेफिनेशन भी है। लिखो, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू the functional relationship between, the functional relationship between, the functional relationship between, functional relationship between consumption and national income, 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 that is C is equal to F of Y. C stands for consumption, F means functional relationship, Y stands for income. लिख लो C is equal to Fy. C is equal to Fy. नेक्स्ट लाइन में लिखो, the relationship between consumption and income, the relationship between consumption and income, the relationship between consumption and income can be explained with the help of, explained with the help of given schedule and diagram. यस बेटा, सेम टेबल प्रेजेंट करेंगे, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन बताओ। 40 ऑटोनॉमस, 120 200 280 360 440 520। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया कंजम्पशन। हमें इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन बताना है। बस एक बार फिगर देखते हैं, उसके बाद टेबल को दोबारा देखेंगे। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी एक कंसेप्ट आपका यूज होगा। यहां आप लिख दोगे y, दैट इज इनकम, यहां लिख देंगे बेटा कंजम्पशन। यस बेटा, इनकम कर्व जिसको एएस कर्व बोलते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्री। 45। हमने समझा था ये इनकम कर्व है, और एएस भी लिख सकते हैं इसे, लेकिन अभी हमें इनकम चाहिए तो मैंने इनकम लिख दिया। कंजम्पशन देखो, जीरो लेवल पे ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है और पॉजिटिवली स्लोप्ड बन जाता है, ये कंजम्पशन कर्व है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, ये ओ से सी जो पार्ट है, सीसी इज द कंजम्पशन कर्व, ये क्या है बेटा? ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बिना इनकम के तब भी बिना इनकम के जब कंजम्पशन करते हो, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। यहां से लेके यहां तक अगर आप देखते हो, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है बेटा, यस और नो? यस सर। जब कंजम्पशन ज्यादा होती है और इनकम कम होती है, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो सेविंग पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव सेविंग को हम बोलते हैं डिस सेविंग। क्या बोलते हैं बेटा? डिस सेविंग। क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ये आपका पूरा पार्ट डिस सेविंग को शो कर रहा है। इधर आ जाओ, इस पॉइंट का नेम मैं बोल देता हूं बेटा बी पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको नजर आएगा इनकम किसके इक्वल है बेटा? कंजम्पशन के। और सेविंग क्या हो जाएगी यहाँ पे जब इनकम कंजम्पशन के इक्वल है? तो जीरो। आप चेक कर सकते हो अपनी पुरानी वाली टेबल जिससे पहले हमने बनाई है। जब इनकम कंजम्पशन की इक्वल होती है और सेविंग जीरो होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा यूज होगा। क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि इकोनॉमी इज एट इन ब्रेक इवन पॉइंट, इकोनॉमी ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो आपको एस की वैल्यू वहां जीरो फिल करनी है, पुट करनी है, और इनकम को कंजम्पशन के इक्वल करना है।
ठीक है, वहां पे मेंशन नहीं होगा कि सेविंग 0 है या इनकम कंजम्पशन के इक्वल है, वो आपको बस ये बोल देगा कि ब्रेक इवन पॉइंट है। ये रहा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये रिपीट कर दो एक बार। बेटा जब इनकम कंजम्पशन की इक्वल होती है तो सेविंग 0 हो जाती है। लेट्स से आपकी इनकम है 200, कंजम्पशन भी 200 हो गई, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 0। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ओके सर। ओके, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। टेबल के नीचे देखो, यहाँ पे इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है बेटा। इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, यस और नो? Yes, sir. When income is greater than consumption, तो सेविंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? Positive. ये पूरा एरिया आपका सेविंग का एरिया है। मतलब बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट डिस सेविंग होती है और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग होती है। फिगर देख लो, बना लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। बस 3 चीजें समझनी थी इसमें जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखी है, डिस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग। ठीक है, क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर क्लासेस सारी अटेंड करोगे तो समझ भी आ जाएगा एक ही बारी में। अब नेक्स्ट क्लास तक आपको 3 चीजें करके रखनी है। फर्स्ट एडी, एएस एंड थर्ड कंजम्पशन फंक्शन का सिर्फ इतना पार्ट जो मैंने बताया, इसके अंदर एमपीसी, एपीसी को भी छोड़ देना, वो नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल सिर्फ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। मंडे को सेविंग स्टार्ट करेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो और कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। आज के लिए इतना ही।